हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 जो कि है डेटा हैंडलिंग। बुक का नाम है मैथ्स वर्क, पब्लिश बाय विद्या प्रकाशन मंदिर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेटा के बारे में, कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बारे में, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बारे में, एरे और रेंज के बारे में, मीन मीडियन के बारे में, मोड के बारे में, और बार ग्राफ के बारे में, डबल बार ग्राफ के बारे में, और प्रोबेबिलिटी के बारे में। स्टैटिस्टिक्स मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उससे किसी पॉइंट पे पहुंचते हैं, किसी सिग्निफिकेंट कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। एक बार डाटा या फिर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाता है, उसको क्लासिफाई किया जाता है, फिर उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि उससे हम हमारी इंफॉर्मेशन हम कंक्लूजन पे पहुंच सके। अब है डाटा। कंसिडर द मार्क्स स्कोर्ड बाय 25 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। ये मार्क्स है 25 स्टूडेंट्स के, और इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमने न्यूमेरिकल फिगर का इस्तेमाल किया गया है, जिसे डाटा कहते हैं। Collection and organization of data. Gathering information or fact about something is called collection or recording of data. किसी चीज के लिए जब हम information collect करते हैं उसे क्या कहते हैं? Collection of data. Data collection is the first step of any investigation. किसी भी इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेप क्या होता है? डाटा को कलेक्ट करना। और डाटा क्या होना चाहिए? उस इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। डाटा को इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बेसिस पे ही हम डाटा कलेक्ट करते हैं। और दो टाइप के डाटा होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। और जब डाटा कलेक्ट होता है उसको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइजेशन की मदद से हमें इफेक्टिव और सिग्निफिकेंट कंक्लूजन मिलेगा। डाटा कलेक्टेड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। अब आते हैं प्राइमरी सेकेंडरी डाटा पे। प्राइमरी डाटा क्या होता है? ओरिजिनल डाटा होता है जिसे इन्वेस्टिगेटर पहली बार जाके कलेक्ट कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी के बारे में। तो ये डिपार्टमेंट खुद ही जा करके सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जब हम डाटा किसी पहले के किसी रिकॉर्ड से या ऑलरेडी अवेलेबल डाटा से कलेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डाटा। और डाटा में जो भी न्यूमेरिकल फिगर होती है उसे क्या बोला जाता है? ऑब्जर्वेशन। Array and range. Arranging the observation of a data in ascending or descending order is called an array. जब भी हम डाटा को ascending, नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे अरेंज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एरे। हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है ऑब्जर्वेशन की उसे कहते हैं हम रेंज। अब आते हैं मीन पे। स्टैटिस्टिक्स में अर्थमेटिक मीन वैसे ही कैलकुलेट किया जाता है जैसे हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, औसत जिसे कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं एक्स के ऊपर बार, ये इसका सिंबल है, और फॉर्मूला है सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी ऑब्जर्वेशन है सबको जोड़ो और वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है उससे डिवाइड किया जाएगा। जैसे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये जो डाटा गिवन है ये क्या है? टेम्परेचर है ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ जून इन डिग्री सेल्सियस एट जयपुर। तो हमें इसका मीन टेम्परेचर निकालना है। तो मीन टेम्परेचर है, इन सब का हम सम करेंगे। 42 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 42, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ रहे हैं हमारे? 7। उससे डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया हमारा 43.1 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं मीडियन पे। पहले हम जो हमने डाटा अरेंज किया, डाटा कैलकुलेट किया है, डाटा कलेक्ट किया है सॉरी, उसको हम अरेंज करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ साइज, दैट इज इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। उसको हम अरेंज करेंगे, फिर जो बीच का नंबर होगा, मिडल नंबर होगा, वो क्या कहलाता है? हमारा मीडियन। मीडियन दो तरीके से फाइंड करते हैं। पहला, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो फॉर्मूला क्या होगा? हाफ मल्टीप्लाई n प्लस 1, जो n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है प्रॉब्लम इससे रिलेटेड। यहाँ पे डाटा गिवन है 23, 48, 51, 35, 10, 37, 65। इसको हम अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े के रूप में। ये हमने अरेंज किया। n क्या है? 7, जो कि हम जो n है 2, तो 7 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है जो कि हमारा ऑड नंबर है। तो यहाँ पे हाफ लिखेंगे बाहर, n है 7 प्लस 1, तो ये क्या बन गया? 8। 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो वो क्या आ जाएगा? 4। तो हम देखते हैं कि फोर्थ टर्म हमारी क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट। फर्स्ट नंबर 1 2 3 4, फोर्थ टर्म हमारी 37 है। फिर उसके बाद हम देखेंगे अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो इवन में क्या है फॉर्मूला? हाफ बाहर, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में है n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। यहाँ पे डाटा गिवन है 10 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स टेस्ट के मार्क्स है। ये डाटा है, इसको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे।
10, 15, 20, 25 तक। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बाहर रहेगा, n क्या है हमारा 10, 10/2, 2th टर्म, प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म। 10/2 क्या है 5, फिर ये क्या बन जाएगा हमारा, कैलकुलेट करके ये आएगा हमारा 6 टर्म। अब हम देखते हैं कि 5th और 6th टर्म कौन कौन से हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 5th टर्म इज 18, 6th टर्म इज 20। दोनों को हमने ऐड किया और 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे क्या है, मीडियन क्या है 19 मार्क। ये से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स है। अब हम आते हैं मोड पे। मोड ऑफ अ सेट ऑफ नंबर इज द नंबर विच ऑकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सेट। उस सेट में जो नंबर सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, हमें ज्यादा बार है, उसे कहते हैं हम मोड। जैसे ये है एग्जांपल 16, 17, 17, 17, 18, 19, 20। दिस इज द, ये एक नंबर्स का सेट है। तो इसमें हमें सबसे ज्यादा कौन सा नंबर दिख रहा है, 17 नंबर दिख रहा है। तो मोड क्या है हमारा 17। जो नंबर सबसे बार दिखेगा, सबसे ज्यादा बार दिखेगा, वो कहलाएगा मोड। ये प्रॉब्लम है। द चिल्ड्रन इन रजत क्रिकेट क्लब हैव द फॉलोइंग एजेस। एक क्रिकेट क्लब है, उन सब बच्चों की उम्र दी हुई है यहाँ पे 10, 12, 14, 13 एंड सो ऑन। फाइंड द मोड ऑफ देयर एज। तो सबसे पहले हम इस डाटा को कैसे करेंगे, इन द टेबुलर फॉर्म। ये एज गिवन है, एज लिखेंगे पहले कॉलम में 10, 11, 12, 13, 14, 15। फिर टेली मार्क्स, हम देखेंगे कि 10 साल की उम्र के कितने बच्चे हैं। तो वो है 5 स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमने कॉलम में लिख दिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन टेली मार्क्स बना के। उसके बाद 11 कितने बच्चे हैं 11 ईयर्स के, तो वो है हमारे 4। फिर 12 ईयर्स के कितने बच्चे हैं हमारे पास, तो वो है हमारे पास 7, तो वो 7 आ गया। 13 ईयर्स के कितने बच्चे हैं हमारे पास 6, तो वो हो गया 6। 14 ईयर्स के कितने बच्चे हैं हमारे पास 6, तो वो 6 है। 15 के कितने बच्चे हैं 2, तो 2 है। टेली मार्क्स करके हम फिर फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं यहाँ पर। अब क्या है, अब हम इस कॉलम में देखेंगे कि सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो वो हमें दिख रहा है 7। अब हम इसके सामने देखेंगे एज कौन सी है, तो वो है 12। तो 12 साल के बच्चे क्या है इस क्लब में सबसे ज्यादा है। यह है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। अब हम आते हैं बार ग्राफ पे। जब हम किसी डाटा को इमेज के रूप में प्रेजेंट करते हैं बार बार बना के, जो कि उसे कहते हैं हम बार ग्राफ। जो कि क्या होना चाहिए, जिसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। हाँ, हाइट अलग अलग हो सकती है। तो उसके लिए हमें एक ग्राफ पेपर लेना है और उसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है एक दूसरे से। उन्हें कहा जाता है हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल एक्सिस। और फिर इसमें हमें इंफॉर्मेशन मार्क करनी है, जैसे मंथ, ईयर, डेज, प्लेस। फिर उसके बाद हमें एक स्केल लेना है जिसके बेसिस पे हम बार के हाइट्स को डिटरमाइन करेंगे। उन्हें न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी और फिर बनेगा हमारा बार ग्राफ। ये है हमारा, इसको हम समझते हैं इस एग्जांपल से। क्लास गिवन है 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये बच्चे हैं कि एक नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वेंट फॉर अ पिकनिक फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस ऑफ अ स्कूल। एक स्कूल से कितने बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं। 5th क्लास से 50, 6 से 40, 7 से 15, 8 से 20, 9 से 35 और 10 से 25। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एक बार ग्राफ लेना पड़ेगा। उसमें हमें दो एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में यहाँ पे हमने क्लासेस ड्रॉ की है 5, 6, 7, 8, 9, 10। और यहाँ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हमने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर को हम 10 स्टूडेंट मानेंगे, इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। अब हम इसकी हाइट को कैलकुलेट करेंगे। तो हाइट मतलब कि हमारा बार ग्राफ कितना ऊंचा जाना चाहिए हमारा बार। तो सबसे पहले 5th क्लास में कितने बच्चे हैं 50, और 1 सेंटीमीटर में कितने बच्चे हैं 10। तो हमने 50 को 10 से डिवाइड किया, तो हमारा जो पहला बार है वो 5 सेंटीमीटर ऊंचा जाना चाहिए। फिर दूसरा है हमारा 6th क्लास के लिए 40। तो 40 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 4 सेंटीमीटर। फिर है हमारा तीसरा 7, उसमें है 15। तो 15 को हमें 10 से डिवाइड करना है, वो बन जाता है हमारा 1.5। ऐसे ही हमने ये बार ड्रॉ किया है। तो ये है बार ग्राफ। अब है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या है, जिसमें हम दो बार बनाएंगे एक दूसरे के साथ चिपका के। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास अराइविंग लेट फॉर स्कूल 1 वीक। एक हफ्ते लेट आने वाले बच्चे ये हैं। मंडे वीक 1 का ये डाटा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये बच्चे लेट आ रहे हैं पूरे हफ्ते। फिर वीक 2 में मंडे को है 6, ट्यूसडे को है 3, वेडनेसडे को है 4, थर्सडे को है 1 और फ्राइडे को है 2। अब हमें ड्यूअल बार ग्राफ बनाना है। कैसे बनाना है, बार ग्राफ बनाना है सेम तरीके से, लेकिन वो चिपका के बनेगा। जैसे मंडे, ये हमने वीक 1 और वीक 2 के लिए अलग अलग साइन बनाए हैं।
वीक 1 शेडेड है, वीक 2 शेड नहीं है। तो वीक 1 में कितने बच्चे लेट आ रहे हैं? 4। तो यहाँ से जाएंगे हम, वाई एक्सिस में हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगाए हैं, पुट किए हैं, लिखे हैं। तो 0 1 2 3 4, 4 पे। दूसरा है हमारा 6, उसके साथ तो 6। तीसरा है मंडे ट्यूसडे को हमारे पास वीक 1 में 5 बच्चे हैं, 5 ऊपर तक जाएंगे, 5। वीक 2 में 3 है तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही करके हम ये डुअल बार ग्राफ बना लेंगे। ये इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज गिवन है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि एक इवेंट के होने के कितने चांस हैं। जैसे इट इज क्वाइट प्रोबेबल इंडिया विल विन द मैच टुडे, कि लगता है कि इंडिया मैच जीत जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इट विल रेन और नॉट टुडे, कि क्या चांसेस है बारिश होने के या ना होने के। अब इसके कुछ टर्म्स है जिसका मतलब हम डेफिनेशन देखेंगे। पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल, एक सेम सिचुएशन में जब ये रिपीट होता है, इट डज नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम। ये सेम हर बार सेम रिजल्ट नहीं देता, लेकिन आउटकम इन अ ट्रायल इज वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम, इट इज नोन एज रैंडम। लेकिन कुछ ना कुछ इसमें रिजल्ट निकलेगा ही, इसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे जब हम कॉइन को उछालते हैं, सिक्का उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसे क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमें रिजल्ट का कुछ पता ना हो। सिमिलरली थ्रोइंग एन अनबायस्ड डाइस, डाइस को फेंकना, या फिर पत्तों के कार्ड पैक में से एक कार्ड को निकालना, ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगला है एलिमेंट्री। जब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है उसे कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। कंसीडर द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, कि हमने एक्सपेरिमेंट किया सिक्का उछालने का। तो इसमें आंसर क्या आ सकता है, मतलब क्या हो सकता है सिक्का उछलने के बाद? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। Here getting head and tail are the elementary event associated with the experiment of tossing a coin. तो ये elementary event क्या है हमारे? head या फिर tail। अब है हमारा कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या है? एन इवेंट एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हो, इसे कहते हैं कंपाउंड इवेंट। इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग टू मोर एलिमेंट्री इवेंट, एक रैंडम इवेंट से ये जो दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट है उनको जोड़ दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड इवेंट। जैसे इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस, एक बार अगर हम डाइस फेंकेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज अ कंपाउंड इवेंट। इवन नंबर मिलेगा तो वो क्या कहलाता है? कंपाउंड इवेंट। एज इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग 3 एलिमेंट्री इवेंट, तीन बार तीन चीजें आनी चाहिए, 2 4 6, तभी जा करके ये इवन नंबर आएगा हमारा। उसके बाद है फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट। An elementary event is said to be favorable to a compound event A if it satisfies the definition of the compound event. अगर ये compound event है तो इसे क्या बोलते हैं? favorable elementary event। जैसे consider the random experiment, हम एक pair of dice फेंकेंगे तो उसमें कंपाउंड इवेंट ए डिफाइंड बाय गेटिंग 8 एज द सम। तो उसमें कंपाउंड इवेंट क्या है कि हमें 8 लाना चाहिए। दो नंबर ऐसे हैं कि जिनको जोड़े तो 8 है। We observe that the event A occur if we get any one of the following elementary event as outcome. हम ये देखते हैं कि जो हमें चाहिए वो कब आएगा? जब हमें दो नंबर ऐसे आए, 2 6 6 2 3 5। तो इसमें एलिमेंट्री इवेंट कितने बनेंगे? 5, क्योंकि जब ये नंबर आएंगे तो वो कितने बन रहे हैं? 5 5 3 4 4, इन सबको जोड़ के ही 8 आएगा। अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन पे। प्रोबेबिलिटी क्या है? इफ देयर आर एन एलिमेंट्री इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड एम ऑफ देम आर फेवरेबल टू इवेंट ए, कि फेवरेबल इवेंट हो रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि द प्रोबेबिलिटी, द चांस ऑफ हैपनिंग और ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए इज डिनोटेड। हो रहा है वो चांस, वो चीज हो रही है या नहीं हो रही है। तो पी ए, ये इसका वो है साइन, इज डिफाइंड एज द रेशो एम अपॉन एन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये समझते हैं इस प्रॉब्लम से। एक डाइस हमने फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या चांस है ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, अ मल्टीपल ऑफ 3, अ नंबर 2 और 4, अ नंबर लेस देन 4। सबसे पहला है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर, एक डाइस में 6 फेसेस होते हैं जिसमें 6 नंबर लिखे रहते हैं 1 to 6। तो हमारा टोटल एलिमेंट्री टोटल एन क्या आ जाएगा हमारा? जो नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में वो है 6। और ऑड नंबर कितनी बार आएगा? 1 3 या फिर 5 जब आया तब। तो यहाँ हमारा प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6, आंसर विल बी 1/2। फॉर्मूला है m अपॉन n का। उसके बाद है कि इवेंट हमारा क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 और 6 एज द
आउटकम, ठीक है, जो हमारा सेकेंड पार्ट है मल्टीपल ऑफ 3। तो अगेन हमारे पास n कितना है 6, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा, या तो 3 है या फिर 6 है, तो ये m क्या आ जाएगा हमारे पास, फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट क्या है 2, तो आंसर इज 1/3। नेक्स्ट इज what is the what is the chance of getting C is a number 2 or 4, प्रोबेबिलिटी नंबर 2 और 4, 2 या फिर 4 आउटकम आने चाहिए, तो ये हमारा m क्या हो जाएगा 2, n is 6। सो ये है हमारे लास्ट पार्ट क्या है, नंबर लेस देन 4, 4 से कम कौन से नंबर है 1 2 3, इसके चांस क्या है, तो हमारा m हो जाएगा 3 और हमारा n हो जाएगा 6 1/2। ये इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज गिवन है एंड आई होप आप ये रिवीजन एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।